एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चल रहा है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ा था, नंबर डालना पड़ेगा ना हमको। हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था, हमने नाइट्रेशन पढ़ा था, हमने नाइट्रोसेशन पढ़ा था, हमने सल्फोनेशन पढ़ा था, इतनी चीज़ें पढ़ी थी। अब हमारा एल्काइलेशन है, तो 5th नंबर हेडिंग डालते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, रिएजेंट होगा RX विद लुईस एसिड। अब लुईस एसिड कौन सा, वही चाहे आप BF3 ले लीजिए, चाहे LCl3 ले लीजिए, चाहे ZnX2 ले लीजिए, चाहे SbF5 ले लीजिए, चाहे आप FeCl3 ले लीजिए। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लुईस एसिड की बात करें, इसे फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों के लिए इफेक्टिवनेस की बात करें, ऑर्डर ऑफ, तो सबसे जो बेस्ट होता है वो AlCl3 होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद FeCl3 है, उसके बाद BF3 है, TiCl4 है, फिर ZnCl2 है, फिर SbF5 है, फिर SnCl4 है। ये ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा लुईस एसिड सबसे अच्छा है, तो ये ऑर्डर आपको काम आएगा। ठीक है, तो अब आपको रिएक्शन बताते हैं कैसे हो रहा है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे बेंजीन रिंग आपने ले लिया, ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर आपने RX ले लिया, ClBrI कुछ भी ले लिया आपने, और यहाँ पे आपने डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 या उनमें से कोई भी एक। तो क्या होता है, ये टूटता है, RX जो होता है, ये लुईस एसिड इसको अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए RCl है, इसको भी Cl बना दें, इसको भी Cl या इसको X रहने देते हैं, इसको भी X बना देते हैं, और इसको भी X बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे टूटा, तो बना है R प्लस AlX4 माइनस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, which may rearrange, it may लिखेगा, it may rearrange, ये रीअरेंज हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन है, अब जानते हैं आपके कार्बोकैटायन जहाँ भी बनेगा वो रीअरेंजमेंट शो करता है। तो अब इसका अटैक यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ दिखाते हैं, रीअरेंजमेंट एक फास्ट स्टेप होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट को कोई रीडिटरमाइनिंग स्टेप से कोई मतलब नहीं है। रीअरेंजमेंट हो जाने के बाद ही ये आर अटैक करेगा।
ठीक है। अब यहाँ से AlX4 माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। यार और X3, तो AlX3 जैसा था वैसा ही लास्ट में बचा रह गया। तो ये AlX3 एक तरह का क्या हो गया, हेल्पिंग रीजेंट है जो कि कैटालिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन क्या होगा, में रीअरेंज, कार्बोकेटायन में ही रीअरेंज। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाए इस पे, ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब जैसे AlCl3, ये AlCl3 ले लिया था Cl के साथ, तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlBr3 भी ले सकते हैं, AlCl3 भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 5 क्वेश्चन है, आप करिए, वीडियो पॉज करके आप लोग करिए, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पर अटैक किया। यहाँ पर बेंजीन की सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, जब तक कोई ग्रुप जुड़े ना, तो आप फिलहाल यहाँ 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 कहीं भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, जब आपने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, H माइनस शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव चला कहाँ गया, ये बन गया। अब ये कार्बोकेटायन क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, अब से ये टूटा, ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से क्या हुआ, H माइनस शिफ्ट हुआ और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना वो CH3C CH3 CH3 प्लस ये बन गया। अब ये कार्बोकेटायन का अटैक हो गया इस पे। यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटा। अब ये टूटा तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन इसका दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है। दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो जब दोनों सेम है तो किसी भी एक तरीके से अटैक करा दीजिए। ठीक,
अब वैसे यहाँ पर ये टूटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाद इसका तो कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक आपने यहाँ पर करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए, बीच में CH2 जो है, समझ पाए कुछ? देखिए फिडेल क्राफ्ट तो तभी बोला जाएगा जब एल्काइल हैलाइड एंड एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस जो है, मतलब जो भी लुईस एसिड होगा। लेकिन सेम रिएक्शन ये सब भी देते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास ये है CH3 CH2 मतलब CH2OH, और आपने यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो ये क्या बना है ऐसे भाई? सबसे पहले तो यहाँ पे H+ का अटैक हुआ, H+ का अटैक हुआ, ये बनाया CH3 CH2 CH2OH H+, अब ये टूटा, बनाया इसने CH3 CH2 CH2+, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से H- शिफ्ट हो गया, बनाया इसने CH3 CH CH3+, तो अब इसका अटैक यहाँ पर हो सकता है, मतलब होता है। तो ये भी क्या है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जैसा ही है। तो कभी आपको इस तरह का कोई रिएक्शन दे तो आप समझ जाइए कि ये भी फिडेल क्राफ्ट जैसा ही है, लेकिन इस फिडेल क्राफ्ट में गिनते हैं, पर एक्चुअली में ये फिडेल क्राफ्ट नहीं होता है। जैसे कई किताबें इसको रिएक्शन को फिडेल क्राफ्ट में देते हैं, पर फिडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो दो साइंटिस्ट थे, एक फ्रीडल थे, क्राफ्ट थे, एक जेम्स क्राफ्ट और ऐसे करके कुछ नाम था। तो ये लोग ने लुईस एसिड लिया था और एल्काइल हैलाइड लिया था, है ना। तो उन्होंने अल्कोहल या कंसनट्रेटेड H2SO4 इस तरीके से नहीं लिया था। जैसे एक और रिएक्शन मैं आपको बताऊं इसी तरह का, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपके पास HF है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपके पास क्या है HF। तो यहाँ से H+ जो होता है वो मान लो किसी भी एक पे अटैक कर गया, तो ये बना दिया इसने CH3 CH2+, और इसका क्या हुआ, इसके ऊपर अटैक हो गया। तो ये भी क्या है, एल्काइलेशन तो है ही, बेंजीन का एल्काइलेशन। तो मेनली कहा बोला जाता है कि एल्काइलेशन जो होता है वो फिडेल क्राफ्ट की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फिडेल क्राफ्ट की वजह से ही होता है। कुछ और भी रिएक्शन है जिसकी वजह से फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकता है, मतलब फिडेल क्राफ्ट जैसा हो सकता है। तो एल्कीन से रिएक्शन करा दिया तो भी रिएक्शन हो गया। अब HF क्यों लिया था, HCl या HBr या HI क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्लोरीन माइनस जो होता है ना वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना आसान हो जाता है, लेकिन Cl- Br- या I- है तो वो एल्कीन पर H+ का अटैक होगा तो Cl- का भी अटैक होगा। तो जब H+ Cl- दोनों का अटैक हो जाएगा तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। जब एल्काइल हैलाइड बन जाएगा तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एनहाइड्रस
एनहाइड्रस AlCl3 की, जैसे मैं समझाऊँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास और यहाँ पे आपके पास HCl प्लस एनहाइड्रस, या ऐसे ले लीजिए HCl एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। तो पहले क्या करा कि HCl ने रिएक्ट किया, पहले इसके ऊपर H प्लस का अटैक हुआ, CH3CH प्लस CH3 बना। फिर इस पे Cl माइनस का अटैक हुआ, CH3CH Cl CH3 बना। अब इस पे एनहाइड्रस AlCl3 आया, जिसने इस बॉन्ड को तोड़ा, बनाया इसने CH3CH प्लस CH3। अब इसका जो है बेंजीन रिंग पर अटैक हुआ, इसका बेंजीन रिंग पर क्या हुआ, अटैक हुआ। अब आप बोलोगे सर इसी का क्यों नहीं हो गया? नहीं, इसके बनने के बाद Cl बहुत तेजी से अटैक किया, फास्ट प्रोसेस है ये। Cl बहुत तेजी से अटैक किया, जब Cl अटैक कर गया ये कंपाउंड बन गया। अब आपने कंटेनर बदल दिया, ये कंपाउंड बन गया, कंटेनर बदल दिया। अब आपने एनहाइड्रस AlCl3 डाला, कार्बोकेटायन बना। अब आपकी से उस प्रोसेस से रिएक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटायन बनने के बाद अटैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बेंजीन से ज़्यादा जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर रहा है तो बेंजीन भी क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छा है या बेंजीन ज़्यादा अच्छा है? तो जाहिर सी बात है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी पड़ा हुआ है पहले से। और HF वाले में क्या हो रहा है कि HF वाले में एक तो HF वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएट होता है, पूरा HF डिसोसिएट नहीं होता। दूसरा F माइनस जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों ही केसों की वजह से HF को जब लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं लेनी पड़ती, खाली HF लेकर काम चला देते हैं। समझ गए? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन और दिया जाए, अब बोला जाए कि बेंजीन रिंग है और इस पर CH2Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन करा दीजिए। तो CH2Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 आप कराइए, मैं कराता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कराइए। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3 ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ बनाएगा CH2 प्लस AlCl4 माइनस, ठीक है। अब ये जो CH2 प्लस है इसका अटैक होगा, इसका अटैक होगा, ये बना देगा CH2Cl, ठीक है। अब ये जो CH2Cl है वो नए बेंजीन के पास आएगा, भाई अपने पास बेंजीन की कमी तो है नहीं। तो अब ये यहाँ पर नए बेंजीन के पास आएगा, एनहाइड्रस AlCl3 की भी अपने पास कमी नहीं है, ये बॉन्ड टूटेगा। अब इसका अटैक यहाँ होगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अब क्या हो रहा है कि देखिए जैसे ये Cl है, 2 Cl है, तो एक Cl हटा के एक बेंजीन जुड़ा और दूसरा Cl हटा के दूसरा बेंजीन जुड़ा, तो मतलब CH2 से 2 बेंजीन जुड़ गए। तो फाइनल जो प्रोडक्ट इसका है वो ये है।
समझ पा रहे हैं? दो बेंजीन जुड़ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराना हो, ये रिएक्शन बेटा क्लोरोफॉर्म जानते हैं आप लोग? एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अब आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, अब आप मेरा नहीं देखेंगे। जैसे ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो आपको बोले बेंजीन क्लोरोफॉर्म एनाइड्स ClCl3, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे CH2Cl2 में 2 Cl हटा के 2 बेंजीन जोड़ा था, इसमें 3 Cl हटा के 3 बेंजीन रिंग जोड़ोगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात, ये 3 Cl हटा के 3 बेंजीन रिंग जोड़ दोगे, तो ये क्या हो गया? अब जैसे आप बोलोगे सर 4 Cl हटा के 4 बेंजीन रिंग जोड़ दे, तो 4 Cl हटा के 4 बेंजीन रिंग जोड़ने में क्या होता है कि जैसे वो जैसे CH2Cl2 क्या था? पोलर था। CHCl3 क्या है? पोलर है, डायपोल मोमेंट है इनके पास, लेकिन CCl4 के पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। तो जब डायपोल मोमेंट नहीं होता है तो फिर इनको Cl माइनस में या पॉजिटिव में टूटने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम नहीं कराते, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, 5वां रिएक्शन था अभी तक हमारा, 6ठे रिएक्शन की बात करें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएजेंट कौन है? तो रिएजेंट यहाँ पर है RCOX, और कौन? एंड लुईस एसिड। लुईस एसिड वही वाले जो अभी थोड़ी देर पहले बता था, और वही फ्रीडल क्राफ्ट का वही ऑर्डर भी है कि वो इफेक्टिवनेस किसकी होगी, पर बल्कि हेलोजिनेशन में भी वही ऑर्डर है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि RCOX को अगर AlX3 है तो वो खींचकर RCO प्लस बना देता है, AlX4 माइनस। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, ये अलग बात है कि RC डबल बॉन्ड O प्लस जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, मतलब ऐसे रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यही है। तो अब जैसे बेंजीन पर अगर आपको RCOX का अटैक करवाना हो, आपने एनहाइड्रस AlX3 ले लिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसका अटैक हो जाएगा। ये ठीक है, इसको एसाइलेशन बोला जाता है। तो ये ऐसे, लेकिन यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, समझ पा रहे हैं? अब इसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन में दो, क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर
मतलब इन दोनों कंपाउंड को आप कैसे बनाएंगे, इन दोनों कंपाउंड को आप कैसे बनाएंगे, आप बना सकते हैं, आप ट्राई करिए। अब जैसे क्या है कि हमने पहला तो क्या है, एसाइलेशन दिख रहा है, तो हमने बेंजीन रिंग लिया, CH3CH2 COCl ले लिया, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, और ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे ये ऐसे बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट में ये कराएं, ये तोड़े, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा, और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर अटैक नहीं होगा, अभी रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा रीअरेंज होकर CH3CH3+ ये वाला बन जाएगा। अब इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर, जब इसका अटैक हो जाएगा तो हमको ये तो मिला नहीं, ये तो मिला नहीं। इसका मतलब ये मेथड तो क्या हो गया, गलत हो गया, ये मेथड तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर उसको कैसे बनाएं, क्योंकि हमको सीधी चेन चाहिए और ये कार्बोकैटायन बनते ही तुरंत रीअरेंज होगा, इसमें तो कार्बोकैटायन बनते ही रीअरेंज होने वाला है। तो करें कैसे, तो करना क्या है कि दूसरे वाले में आधा काम हुआ है, जैसे ये पहला वाला बना है ना, ये पहला वाला बना है ना, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। जैसे ये बना के आपको काटना है, ये नहीं कि बनाना ही नहीं है, ये बनाना है और बना के काटना है, ताकि आपको ये बात याद रहे। इसमें रीअरेंज हो जाता है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। आपकी कॉपी में बना के काटना है, बना के काटना भी एक तरह का फेयर वर्क है हमारे लिए यहाँ पर। तो अब जैसे आपने ये हटा दिया, अब आपने क्या किया, अब आप इसको ले आए, मतलब आधा काम आपने कर दिया पहले वाले से। अब आपने जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, क्या हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि C डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर देता है, CH2 में। या आप वोल्फ-किस्नर रिडक्शन करा दीजिए, यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक करा सकते हैं, लो बन गया प्रोडक्ट आपका। तो कहने का मतलब है कि ये बनाना तो आसान लग रहा था, लेकिन ये बनाना के लिए आपको केवल फिडेल क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे फिर और किसी रिएजेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो पॉइंट लिखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट given by those benzene ring which contain EWG. Friedel-Crafts reaction not given by those benzene ring which contain EWG or very strong ERG.
लाइक NH2, NHR, NR2 एक्सेट्रा। ठीक है, मीनिंग समझाते हैं आपको। देखिए जैसे EWG कौन है? EWG है आपका NO2 है, CHO है, CN है, COOH है, SO3H है। ये सब क्या है? ये सब क्या है आपकी EWG है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने NO2 लगा दिया और आप RCl लेकर एनहाइड्रस Cl3, तो नो रिएक्शन। क्यों भाई नो रिएक्शन? क्योंकि इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? बहुत कम। रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? बहुत कम, और इसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कि NH2 हो, और आपने RCl लगा दिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये लुईस एसिड, और ये क्या है? लुईस बेस। भाई देखिए जितने भी ERG है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उनमें ज़्यादातर लोन पेयर है या तो नेगेटिव चार्ज, और जो स्ट्रांग ERG होते हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब अच्छा लुईस बेस। अगर ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, तो ये क्या करेंगे ना, ये सॉल्ट बना लेंगे, NH2 AlCl3 प्लस माइनस, ये सॉल्ट बन गया। नो फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट की स्पेलिंग सही थी? कोई फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, कोई फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा। जैसे इसमें CHO लिया हमने, COR भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप मान लीजिए कि आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, तो COR आपने जोड़ दिया उस पर, लेकिन अब COR जोड़ने के बाद अब दोबारा उसका एसाइलेशन या अल्काइलेशन नहीं करा सकते, क्योंकि COR जुड़ने के बाद अब रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया। बस जब तक बेंजीन रिंग पे कुछ जुड़ा नहीं था तब तक तो हमने एसाइलेशन करा दिया या अल्काइलेशन करा दिया, लेकिन अगर एसाइलेशन कराने के बाद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने के बाद अब आप उसका एसाइलेशन या अल्काइलेशन दोबारा उसी रिंग का नहीं करा सकते। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा कौन? कौन ये देगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? तो आप लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज गिवन बाय, एक तो बेंजीन रिंग, दूसरा बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो वो भी दे देगा, तीसरा बेंजीन रिंग पर हैलोजन जुड़ा हो वो भी दे देगा, चौथा बेंजीन रिंग पर OR जुड़ा हो ये भी दे देगा। मतलब OR एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद भी वो देता है। मतलब हमको NCERT में मिला है कि ईथर के रिएक्शन में कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, लेकिन अल्कोहल वाले में नहीं मिला कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो OH नहीं लिखा मैंने, OR लिख दिया। तो इन चार ग्रुप को याद रखिएगा जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, बाकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते ही नहीं है। R एल्काइल ग्रुप है, चाहे मिथाइल ग्रुप हो चाहे इथाइल ग्रुप हो, कोई भी हो एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? हैलोजन है।
ClBr, OR तो आप जान ही रहे हैं, और ये खाली बेंजीन रिंग है। ठीक है, ठीक है भाई। अब से मान लीजिए कि आपके पास है ये है, तो ये कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब अगर आप यहां पर CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3 का अटैक कराते हैं, तो एनहाइड्रस AlCl3 का अटैक कराते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि CH3Cl जब टूटेगा तो ये बनाएगा CH3 प्लस, और CH3 प्लस का अटैक या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर होगा। मतलब क्योंकि जो हमारा पहले से CH3 लगा हुआ है वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब होता है कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, स्पेशली ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा बढ़ाता है। तो ऑर्थो पैरा पर मेटा के कंपेरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो या पैरा पर। तो फिर इसके प्रोडक्ट दो बनते हैं। समझ गए? मतलब आप एल्काइल ग्रुप लगाकर नया एल्काइल ग्रुप लगाएं या एसिटाइल ग्रुप लगाएं। जैसे मान लीजिए कि आपने एनहाइड्रस AlCl3 लगा रहे हैं, तो भी क्या होगा कि अटैक होगा। अब देखिए क्या होता है, क्या जैसे अब इन दोनों में पूछा जाता है कि विच इज मेजर और विच इज माइनर, तो क्या होगा कि जैसे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो एक मिथाइल ग्रुप पहले से है यहाँ पर, तो यहाँ पर भीड़ जगह कम, जैसे छाया की तरह ऐसे बनाया हुआ है उसने कि मेरे ऑर्थो पोजीशन पर कोई अटैक ना करे, मक्खियों की तरह मारता जा रहा है सबको। तो इस जगह पे घुस के अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल, तो इसलिए यहाँ पर अटैक कम। और ये खाली जगह है, यहाँ पर देखो खाली जगह, तो यहाँ पर अटैक ज़्यादा। वही बात यहाँ पर भी होगी, जब ये ग्रुप टूटेगा, जब ये टूटेगा और ये CH3CO प्लस बनाएगा, तो इस प्लस का भी अटैक यहाँ पर एरो का डायरेक्शन सही होना चाहिए, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर भी ऑर्थो या पैरा पर अटैक होगा, लेकिन ऑर्थो पे कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। और ये क्या हो जाएगा? मेजर। यहाँ पर माइनर, ये क्या हो गया? मेजर। समझ पाए? ठीक। तो अब एक जैसे रिएक्शन आपको और बताएं। एल्काइलेशन एसाइलेशन चल रहा है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक बेंजीन रिंग है, और आपके पास है CH2 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 Cl Cl, और आपके पास है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक। तो मान लीजिए कि पहला ये टूटा और कार्बोकेटाइन जुड़ा, तो क्या होता है यहाँ पर कि पहले जब टूटता है ये जुड़ता है, तो ये CH2 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 और ये हो जाता है Cl।
CH2 हो जाता है क्या, Cl, ठीक है। ठीक है, अब जैसे जब दूसरा टूटता है तो इसका अटैक यहाँ, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है। ऐसे बना दे या ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब रिंग बनाने का चांस होता है, जैसे डाई हैलाइड है और रिंग बनाने का चांस है तो फिर अटैक, क्योंकि ये वाला अगर पैरा पे अटैक करे, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ऑर्थो पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बड़ा ग्रुप है, लेकिन अगर पैरा पे अटैक करे यहाँ पर तो ये 4 मेंबर की रिंग इस यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेबल तो रह नहीं पाएगी, स्टेबल रह नहीं पाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक इसलिए होता है, जबकि ऑर्थो पे अटैक मुश्किल है, लेकिन इसलिए होता है कि अटैक करके कम से कम स्टेबल तो रहेगा। पैरा पे तो अटैक कर सकता है पर अटैक करने के बाद प्रोडक्ट ही नहीं बनने वाला, तो इसलिए पैरा पे अटैक नहीं होता। ठीक है, बात समझ पा रहा है। अब जैसे यही रिएक्शन को ये मिटा देता हूं, यही रिएक्शन को अगर मैं ऐसे करा दूं, ऐसे करा दूं, तो ये रिएक्शन जब इस पे होगा तो यहां पर पहली बार तो अटैक हुआ, मान लो यहां पे जुड़ गया भाई, अभी तो बेंजीन रिंग की सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, अभी हमने कहीं भी जोड़ दिया, लेकिन अब दोबारा इसका अटैक नहीं हो सकता क्योंकि अब ये कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तब बेंजीन रिंग पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया तो अटैक नहीं हो सकता, इसी बेंजीन रिंग पर तो अटैक नहीं हो सकता। तो क्या करा जाए, तो यही हो सकता है कि एक बार फिर से बेंजीन रिंग आए, नया बेंजीन रिंग, और इस Cl को तोड़ के इसके साथ जुड़ जाए। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है, क्या भाई ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें जाकर ऑर्थो पे जुड़ जाए ये पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं, ये कुछ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अंदर घुस के हम लोगों ने चीज़ों को खोजा है, सर्च किया है और आपको बताया है कि हाँ ये चीज़ों पर ध्यान रखिए। अब जैसे एक बात और होती है कि मान लीजिए कि पैलेडियम चारकोल या सेलेनियम, पैलेडियम प्लस चारकोल या सेलेनियम, इन दोनों में से किसी के प्रेजेंस हो और हीट हो और बेंजीन रिंग के साथ एक और रिंग जुड़ा हो, चाहे फ्यूज्ड हो और चाहे आइसोलेटेड हो, एक और रिंग जुड़ा हो, सैचुरेटेड रिंग जुड़ा हो, अनसैचुरेटेड ना हो, मतलब डबल बॉन्ड उसमें ना हो, सैचुरेटेड रिंग हो पहले से, तो ये जो पैलेडियम चारकोल या सेलेनियम का जो इफेक्ट होता है इसमें यह है कि जो सैचुरेटेड रिंग है उसको भी एरोमेटिक बना देता है, उसको भी एरोमेटिक बना देता है। तो एक नोट करके आप पॉइंट लिखेंगे, यहां पर लिखिएगा, व्हेन अ सैचुरेटेड रिंग इज कनेक्टेड विद, when a saturated ring is connected with an aromatic ring, ring ब्रैकेट में लिखेगा
फ्यूज्ड और आइसोलेटेड। मैं दोनों का मतलब समझाऊंगा आपको, वैसे मैंने समझाया भी है पहले भी, लेकिन फिर समझा दूंगा। फ्यूज्ड और आइसोलेटेड, ब्रैकेट क्लोज करिएगा। देन ऑन हीटिंग विद पैलेडियम, चारकोल और सेलेनियम, the saturated ring converted into aromatic ring. The saturated ring converted into aromatic ring by dehydrogenation. तो ये डिहाइड्रोजनेशन करता क्यों है, ऐसा क्या है कारण है? तो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो इस पे लगता है, क्या ऐसा मतलब उत्साहित करता है इसको, तो वो भी लिख लिया जाएगा, फुल स्टॉप करके लिखिएगा। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज अटेनमेंट मतलब बनाना, अटेनमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है और दूसरा ऐसे रिंग है, तो ये क्या हुआ, फ्यूज्ड हुआ, ये दोनों ऐसे फ्यूज्ड हुए। अब यहाँ पर आपके पास पैलेडियम चारकोल हीट है, और ये जो हीट है ये लगभग 500 सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही रिंग क्या बना लेते हैं, दोनों ही रिंग ऐसे बना लेते हैं, ये फ्यूज्ड हुआ। अब जैसे आइसोलेटेड की मीनिंग क्या होती है? आइसोलेटेड का मतलब है कि ये इसके साथ जुड़ता तो है लेकिन एक सिंगल बॉन्ड से। अब जैसे ये एरोमेटिक है, ये नहीं है, सैचुरेटेड रिंग है, जैसे ये सैचुरेटेड रिंग था। अब यहाँ पर जैसे पैलेडियम चारकोल कार्बन होता है भैया ना, हीट 500 सेल्सियस के आसपास हीट होती है। ये ऐसे बना लेता है। अब ये आइसोलेटेड है, लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे कर दें, मान लीजिए कि आपके पास ये हो ऐसे, और आपने पैलेडियम चारकोल हीट डाल दिया, या नो रिएक्शन हो जाएगी। क्यों नो रिएक्शन है? क्योंकि इस पॉइंट पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन CH2 है, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे आप दिखा देंगे कि नो हाइड्रोजन। कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए डिहाइड्रोजिनेशन हो नहीं सकता, रिंग बन नहीं सकती, खत्म हो गया। तो एल्काइल ग्रुप तो हटेगा नहीं, तो डबल बॉन्ड बने कैसे? यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा, डिहाइड्रोजिनेशन से ही तो रिएक्शन हो रही है। तो डिहाइड्रोजिनेशन हो नहीं सकता यहाँ पर, तो रिएक्शन हो नहीं सकती। अब लिखिएगा इसमें, अब हेडिंग डालिएगा डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग।
तो पहला, इफ ERG प्रेजेंट ऑन रिंग। ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो ये इसमें लिखेगा ERG ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। So the electrophile attack on ortho और पैरा और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CS3 है, या आपने कोई दूसरा ले लिया, मान लीजिए कि आपने OCS3 ले लिया, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। अब आपने यहाँ ले लिया नाइट्रेशन के लिए HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, यही ना था भाई, नाइट्रेशन का रीजन तो यही था। NO2 इसमें क्या बनता था, इलेक्ट्रोफाइल बनता था, तो ये NO2 बनाएगा, यही इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है भाई। इफ ERG प्रेजेंट ऑन रिंग, जैसे दूसरा बोला जाए, इफ EWG प्रेजेंट ऑन रिंग, ठीक है। तो इसमें लिखेगा EWG वर्क एज मेटा डायरेक्टर, EWG वर्क एज मेटा डायरेक्टर which decrease electron density from benzene ring, which घटाता है, decrease electron density from benzene ring, especially from meta position, especially from meta position, सॉरी गलत हो गया, decrease electron density from benzene ring especially from ortho and para position, especially from ortho and para position, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। इसका मतलब है कि देखा जाए तो अभी भी मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे घटा चुका है। तो जब HNO3 H2SO4 डालेंगे, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा। अब आप ये नहीं करोगे कि एक मेटा पोजीशन पे यहाँ और फिर ये मेटा पोजीशन, दोनों सेम है ना भाई, तो ऐसे अटैक करा दोगे। तो मेटा पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज़्यादा है, ऑर्थोपैरा पे कम है। यहाँ पे ये ऑर्थोपैरा पे बढ़ाता है तो ऑर्थोपैरा पे ज़्यादा है, ये ऑर्थोपैरा पे घटाता है तो मेटा पे जाता है। ठीक है, जैसे ये तो बात हुई इफ ERG प्रेजेंट ऑन रिंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि इफ two different groups are present on benzene ring, if two different groups are present on benzene ring, दो डिफरेंट ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, तो भैया तीन केस बन जाएगा।
या तो दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है मतलब ERG है, या तो दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टर है मतलब EWG है, और या तो फिर एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक मेटा डायरेक्टर, मतलब 3 केस यहाँ पे बनने वाला। तो यहाँ पर पहला केस है इफ बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मतलब ERG, दोनों ऑर्थो पैरा क्या है डायरेक्टर है। तो अब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन, ये E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गर OP डायरेक्टर, जो अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा ERG होगा उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, ये CH3 है, ये Cl है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है आपको, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। तो कौन स्ट्रॉन्गर है, तो आप बोलेंगे कि ये कैसा है स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसको तो सभी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। तो अब अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो अटैक जो है वो यहाँ और यहाँ होगा, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ खाली जगह है। भाई अलग अलग पोजीशन पे लगा के दिखा दे आपको। तो अब इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा, मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा चांस यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, सबसे कम यहाँ है। क्यों? इन दोनों के बीच में आकर अटैक करना मुश्किल होगा ना भाई, दोनों के बीच में अटैक आकर करना। यहाँ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, दूसरे यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है इसका? माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि Cl नज़दीक है, यहाँ से CH3 नज़दीक है, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे अटैक होगा। अब इसे तीसरी कंडीशन ले कि भाई दोनों को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे चिपका दो, क्या आप बताइए? तो अब तो पैरा तो रह ही नहीं गया, CH3 का पैरा तो रह ही नहीं गया, ऑर्थो ही बचा, यहीं पे जो होगा सो होगा अटैक। अब कुल मिला जुला के जितना अटैक कराना हो सब इसी पे करा दो भाई, दोनों ऑर्थो पोजीशन तो सेम है ना। तो ये कंडीशन होगी केस 1 की, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं। आज के लेक्चर में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट ही कर देंगे, भले हमारा 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, है ना, क्योंकि फिर 10 मिनट के लिए हम इफ बोथ आर M डायरेक्टर कर देते हैं ना भाई, M डायरेक्टर EWG, केस 2 ले लिया। नॉट इन जनरल electrophile not attack in this case, ठीक है। इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करता इस केस में, क्योंकि दो मेटा डायरेक्टर, एक मेटा डायरेक्टर रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल डरता है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है।
दो दो EWG लगा दो बेंजीन रिंग पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जीरो कर दी, एकदम ही गायब कर दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा वहां जाकर। ठीक है, फिर भी अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना हो तो E प्लस अटैक ऑन, अब कहाँ अटैक करेगा, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि दो मेटा डायरेक्टर ले लेते हैं, एक CHO और एक NO2। ठीक है, अब NO2 अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा और ये अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने कम घटाया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गर EWG, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गर EWG। तो ये लिखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गर EWG, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गर EWG। मतलब मेटा पोजीशन इसका क्या है, यही है भाई। यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो -I भी इसका लग रहा है, यहाँ से कम ये सब दूर तो है। दूसरा मतलब हम पोजीशन बदलते जाते हैं इसका। अब इसका मेटा पोजीशन ये है, यहाँ पे अटैक होगा, तो यहाँ पे अटैक तो नेग्लेजिबल है ना, यहाँ तो नेग्लेजिबल है, यहाँ भी नेग्लेजिबल ही है। मतलब दो मेटा लगता है तो अटैक ही कहाँ होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा हो रहा है, बस इतनी इस बात। अब जैसे दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर आ जाए तो फिर अटैक यहाँ पर होगा भाई, इसके मेटा पर कराना है अटैक। ठीक है, तो ये बात हुई क्या, ये बोथ आर मेटा डायरेक्टर, दोनों मेटा डायरेक्टर। तो ठीक है, अब जैसे केस 3 क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, बदल जाएगा ना भाई। केस 3 में तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, दूसरा मेटा डायरेक्टर होगा। तो केस 3 में हमको लिखना है 1 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड सेकंड इज M डायरेक्टर। ठीक है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और दूसरा क्या है, मेटा डायरेक्टर। चलिए मिटा ही देते हैं ना, और 3 केस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि O या CH3 ले लेते हैं, CH3CHO, 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 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, एक मेटा डायरेक्टर। लिखना क्या है यहाँ पे, कुछ लिखना भी तो पड़ेगा। तो लिखिएगा E प्लस अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ, E प्लस अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ, E प्लस अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ, ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। मतलब आप देखिए यहाँ पर अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर अटैक यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ ज़्यादा आसानी से करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका भाई इसका माइनस है यहाँ, और यहाँ दोनों तरफ बराबर लग रहा है, क्योंकि इस मेटा पोजीशन पर तो कोई भी ग्रुप +R या -R तो लगाता नहीं। तो CHO का ये मेटा है, CHO का ये मेटा है,
तो प्लस आर माइनस आर नहीं लगाएगा, केवल माइनस आई लगाएगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ी भीड़, तो ये सब की वजह से यहाँ पर खाली जगह। अब यहाँ पर इसका ऑर्थो पैरा पोजीशन ये है और ये है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर भाई भीड़ तो दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पर ज़्यादा अटैक होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैक यहाँ पर होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको समझाया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर ये सब लगे हों तो कहाँ पर अटैक होगा, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझिएगा, करिएगा, और कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको करा दें कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पर है अटैक करने का? सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पर है अटैक करने का? तो देखिए इससे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, मतलब इससे जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इससे क्या जुड़ा है O। O कौन होता है? O कौन है? O के पास लोन पेयर है, मतलब इससे जुड़ा है ERG और इससे जुड़ा है EWG। तो जाहिर सी बात है कि 1 से लेके 5 तक तो कोई अटैक नहीं होना, जो भी अटैक होना है 6 से लेके 10 तक में होना। अब 6 से 10 में तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो 6 10 8 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब इतना बड़ा ग्रुप 6 और 10 को तो डिस्टर्ब करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पर होगा? 8 पर। 8 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, एट विच पोजीशन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक, एट विच पोजीशन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक, तो वो पोजीशन क्या? 8 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम POC की बात करेंगे। नाम POC का मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नमस्कार।